नमस्ते, मैं रिचपाल सिंह आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नदन ब्लोटिंग क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए ये अपने को समझना पड़ेगा कि ब्लोटिंग क्या है। तो ब्लोटिंग को अगर परिभाषित करें तो टू मेक स्पॉट और मार्क ऑन समथिंग दैट इज पेपर और एनी मेम्ब्रेन, यानी किसी भी कागज या किसी झिल्ली पर स्पॉट या जिसे धब्बा कहते हैं बनाने की प्रक्रिया ब्लोटिंग कहलाती है। आपको पता होगा जब कभी भी इंक है वो किसी सतह पे गिर जाती है तो अपन ब्लोटिंग पेपर के द्वारा उस इंक को एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो ब्लोटिंग पेपर पे वो धब्बा बनता है, तो ये एक ब्लोटिंग कहलाती है। और ब्लोटिंग के आधार पर ही जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है आदि मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्लोट करने की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। ब्लोटिंग चार तरह की होती है। अगर डीएनए को ब्लोट करना हो एग्रोज जेल में से किसी मेम्ब्रेन पर या पेपर पर, तो वो सदन ब्लोटिंग कहलाती है। इसके बारे में मैंने इससे पहले के व्याख्यान में विस्तार से बताया था। दूसरी है नदन ब्लोटिंग, जिसकी अपन आज चर्चा करेंगे। ये आरएनए को ब्लोट करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तीसरी जो तकनीक है वेस्टर्न ब्लोटिंग कहलाती है, जिसके द्वारा प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है ब्लोटिंग के माध्यम से। और जो चौथी प्रकार की तकनीक है ब्लोटिंग की, वो ईस्टर्न ब्लोटिंग कहलाती है। और इस तकनीक के द्वारा पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। अब नदन ब्लोटिंग क्या है? तो नदन ब्लोटिंग को अगर परिभाषित करें तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब से संकरण के द्वारा आरएनए के विशिष्ट अनुक्रमों की पहचान करने की तकनीक नदन ब्लोटिंग कहलाती है। नदन ब्लोटिंग का जो विकास है या इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो जेम्स एल्विन और साथियों को जाता है। इन्होंने 1977 में इस तकनीक के द्वारा विशिष्ट प्रकार के आरएनए खंडों को डिटेक्ट करने में उपयोग लिया था। अब इस तकनीक की मैकेनिज्म क्या है और स्टेप्स क्या है, आगे मैं एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाऊंगा, लेकिन उनको समझाने से पहले कि कौन कौन से स्टेप आते हैं वो बताने चाहिए। तो सबसे पहला है कि कोशिका या कोशिकाओं के समूह से आरएनए का एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन करना, उसको निष्कर्षण और पृथक्करण करना। दूसरा है ये जो पृथक्कृत आरएनए है इसको एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा भार के मोलिकुलर भार के आधार पर इसके अणुओं के आकार के आधार पर पृथक पृथक करना। और तीसरा जो चरण है उसमें जो एग्रोज जेल में आरएनए के खंड पृथक हुए थे, अणु जो पृथक हुए थे, उन्हें एग्रोज जेल से किसी मेम्ब्रेन पर स्थानांतरण की प्रक्रिया है, उसे ब्लोटिंग कहते हैं। तो तीसरा चरण ब्लोटिंग का है और ब्लोटिंग को यहाँ पे अपने को इस व्याख्यान के माध्यम से समझना पड़ेगा। और जो चौथा है कि ब्लोटिंग के द्वारा जो मेम्ब्रेन पे जो आरएनए के अणु ट्रांसफर हो चुके हैं उनको उस मेम्ब्रेन पे फिक्स करना, इमोबिलाइज करना। तो ये इमोबिलाइजेशन कैसे किया जाता है मैं आगे उस स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो पांचवा है, जिसमें इन पृथक्कृत आरएनए के अणु जो नायलॉन की मेम्ब्रेन पे लोड कर दिए गए थे, स्थानांतरित हो चुके थे, उनको रेडियो लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब के द्वारा हाइब्रिडाइज करना और उनकी पहचान करना ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। चौथा है और पांचवा जो अपना
बिंदु है उसमें एप्लीकेशन ऑफ नदन ब्लोटिंग, नदन ब्लोटिंग के क्या अनुप्रयोग हैं उनको भी मैं इस व्याख्यान के अंत में बताऊंगा। और जो छठा है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है और कौन कौन सी ऐसी अल्टरनेटिव तकनीक्स हैं जिनका उपयोग हम नदन ब्लोटिंग की जगह कर सकते हैं। तो आइए नदन ब्लोटिंग तकनीक को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वो कोशिका और कोशिकाओं का समूह लेते हैं जिनमें से हमें आरएनए के विशिष्ट प्रकार के अणु हैं उनको पृथक करके उनकी पहचान करनी है। तो आइसोलेशन करेंगे आरएनए का, और आइसोलेटेड आरएनए है उसे एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करेंगे, और इन जो पृथककृत आरएनए है इन्हें मेम्ब्रेन यानी नायलॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पर स्थानांतरित करने के लिए जो ब्लोटिंग की तकनीक लेते हैं। तो वो ब्लोटिंग की तकनीक क्या है? तो ब्लोटिंग में एक ट्रे होती है और ट्रे में एक सरन रेप होती है। यह प्लास्टिक की एक झिल्ली है जो इसके ऊपर रखे हुए वाटमैन फिल्टर पेपर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ट्रे में मध्य में एक जो क्या कहते हैं सॉलिड, ये वाली जो रचना है ये सॉलिड सपोर्ट होता है जिसके ऊपर सरन रेप रखी हुई होती है, और सरन रेप के ऊपर वाटमैन फिल्टर पेपर रखा होता है, और वाटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर एग्रोज जेल रखेंगे। लेकिन एग्रोज जेल रखने से पहले इसमें ट्रांसफर बफर भर दिया जाता है, और उसके पश्चात जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है ये एग्रोज जेल और इसके ऊपर नाइलॉन मेम्ब्रेन रखेंगे, और नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर एक ये फिल्टर पेपर का जो स्टैक है, ये कई सारे फिल्टर पेपर है जो एक के ऊपर एक तह करके रखते हैं, और अंत में एक 500 ग्राम के लगभग का एक वजन रख देते हैं ताकि ये इनको दबाव प्रदान करे। और इसके पश्चात जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी कि फिल्टर पेपर के दोनों सिरे हैं, एक सिरा और दूसरा सिरा, ये दोनों ट्रांसफर बफर में डूबे रहते हैं, और कैपिलरी मूवमेंट के कारण जो ट्रांसफर बफर है इन फिल्टर पेपर के छोटे छोटे पोर्स में चढ़ता है, और ये पोर्स में चढ़ने के पश्चात जो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्राप्त जो जेल है जिसमें आरएनए के अणु है वो सेपरेट किए हुए हैं, इनमें से होता हुआ ये नाइलॉन की मेम्ब्रेन में जाता है, और ये जो ऊपर फिल्टर पेपर है यहां तक पहुंचता है। तो ये एक दबाव और खिंचाव बफर के अणुओं के मध्य पैदा करते हैं। तो ये बफर यहां से लेके और इन फिल्टर पेपर के स्टेक तक मूव करता है, और ये अपने साथ जब एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से नाइलॉन मेम्ब्रेन पे जाता है तो जो आरएनए के अणु यहाँ पे पृथक हुए थे उनको भी अपने साथ ले जाता है। तो इस प्रकार कैपिलरी एक्शन के द्वारा और बफर के मूवमेंट के द्वारा ये जो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आरएनए के जो खंड पृथक किए थे इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो नाइलॉन मेम्ब्रेन पे स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जिन्हें हम इस प्रकार देखते हैं क्योंकि ये सारे के सारे ये जो बैंड्स हैं ये सब नाइलॉन मेम्ब्रेन पे स्थानांतरित हो गए हैं, और उसी स्थिति में हुए थे जहां पे ये एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में है। आगे की प्रक्रिया में जो ये बैंड है इन्हें यूवी और हीट के द्वारा बेकिंग करके स्थिर किया जाता है, और तत्पश्चात इन्हें हाइब्रिडाइज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब के द्वारा, और हाइब्रिडाइज करने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा यानी एक्सरे फिल्म लगा के इनको डिटेक्ट किया जाता है। तो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो ये जो दो आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, ये वे बैंड है जिनसे रेडियो लेबल्ड प्रोब है वो हाइब्रिडाइज हुआ है,
और जब इनका ऑटो रेडियोग्राफ करते हैं तो ये वहां पे इंप्रेशंस अपने छोड़ते हैं। इस प्रकार स्पेसिफिक डीएनए अणुओं को हम नदन हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। और अगर इन अणुओं का आरएनए का क्वांटिफिकेशन करना हो तो हम डेंसिटोमेट्री का उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक के द्वारा किस प्रकार से हम आरएनए कोशिका से पृथक्कृत एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा करते हैं और किस तकनीक के द्वारा इनकी ब्लोटिंग एग्रोज से नाइलॉन मेम्ब्रेन पे करते हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब आरएनए है, अधिकांश प्रकार के आरएनए है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उनके आकार के आधार पर अगर पृथक करना है तो उन्हें प्राथमिक स्ट्रक्चर में रखना होता है और उसके लिए हम इस एग्रो जेल में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग भी अपने को जेल में करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए कि आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी रहे। इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको कैसे कोशिका से आरएनए पृथक्कृत कर उसे नाइलॉन मेम्ब्रेन पे स्थानांतरित करना और किस प्रकार इसके ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उनकी पहचान करना बताने का प्रयास किया। लेकिन अब इस तकनीक के उपयोग क्या है, जैसा मैंने पहले बताया था, तो इसके उपयोग है टू स्टडी द प्रोडक्ट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, यानी जीन के अनुलेखन के जो उत्पाद बनते हैं उनके अध्ययन के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कैंसर जैसे रोग में यह महत्वपूर्ण तकनीक है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन अगर स्टडी करना है तो इस तकनीक का उपयोग करते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी लिमिटेशंस है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये लेबोरियस प्रक्रिया है। तो अगर टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस प्रक्रिया है और वर्तमान परिस्थितियों में जब इसका उपयोग बहुत ज्यादा है तो कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जो इसके अल्टरनेटिव्स के रूप में काम आ सकती है, तो अपन लेंगे आरटीपीसीआर। आजकल बहुत नाम सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी कोरोना का टेस्ट कराना होता है तो अपने पास मैसेज आता है, उसमें भी लिखा हुआ होता है आरटीपीसीआर सैंपल लिया और उसका परिणाम ये आए पॉजिटिव और नेगेटिव। आरटीपीसीआर और दूसरी रियल टाइम आरटीपीसीआर, दो ऐसी तकनीक है जो नदन ब्लोटिंग के अल्टरनेटिव्स के रूप में काम आती है। तो मैंने नदन ब्लोटिंग प्रारंभ से लेके अंत तक समझाने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अंग्रेजी में मैं ये सभी इसका विवरण भी संक्षेप में लिखूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियां मानव के लिए एक महामारी के आने से बहुत ही चिंताजनक है। तो इसलिए घर में रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और खुद स्वस्थ रहिएगा और लोगों को भी रखिएगा। धन्यवाद।